स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज हम मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स करेंगे, ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट मेथड करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट पर बेस है। ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट क्या आता है हमारा, जिसमें हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, देन हम उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। देयर आफ्टर जब हम फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, हम उन्हें सेल करते हैं और कैश अमाउंट रियलाइज होता है। फिर अगेन उस कैश को यूज़ किया जाता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और पेमेंट टू सप्लायर, और इसी तरह ये सर्कल चलता रहता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हमारा वर्किंग कैपिटल जितनी ज़्यादा हमारा ऑपरेटिंग साइकिल होगा, उतनी ज़्यादा ही हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस मेथड में हमारे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू ऑपरेटिंग साइकिल डिवाइडेड बाय 365 और 360 डेज। जितने भी हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, अगर हमें 365 डेज गिवन है तो वो लेने, अदरवाइज 360 प्लस डिज़ायर्ड कैश बैलेंस, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लो कि 48 लाख दे रखा है और ऑपरेटिंग साइकिल हमारे पास आया होगा 60 और 360 डेज हमने लिए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। प्लस 75,000 डिज़ायर्ड कैश बैलेंस है, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 8,75,000, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, फॉर प्रॉपर computation of working capital under this method a detailed analysis is made for each individual component of working capital। कि अगर हमें एक डिटेल एनालिसिस चाहिए है वर्किंग कैपिटल को निकालने के लिए, तो एक एक कंपोनेंट को हमें अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स और बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है। हमें एक एक आइटम, यानी कि जो भी हमारे पास करंट एसेट्स की जितनी आइटम होगी उनका अमाउंट और करंट लाइबिलिटी की जितनी भी आइटम होगी उनका अमाउंट एक एक करके कैलकुलेट करना होगा। फिर दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फंड्स टू बी इन्वेस्टेड इन होल्डिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैन बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है, और हमने उसको मल्टीप्लाई करना है एवरेज रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, ठीक है, और उसको हमने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डेज, मंथ्स और वीक्स इन अ ईयर से, ठीक है, कि हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के लिए। वो हमने बजटेड एनुअल यूनिट्स को हमने मल्टीप्लाई किया उसकी कॉस्ट से इनटू एवरेज रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड से, और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डेज, मंथ्स, वीक, क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन होगा, ठीक है। उसी तरह से स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोसेस, अब वर्किंग प्रोसेस में भी कुछ इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, वो भी हमें एनुअल यूनिट्स दिए होंगे क्वेश्चन में, उसको हमने उनकी कॉस्ट यानी कि एस्टिमेटेड वर्किंग प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। फिर साथ में थर्ड मल्टीप्लाई करना है एवरेज वर्किंग प्रोसेस होल्डिंग पीरियड, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है होल्डिंग पीरियड को किससे, नंबर ऑफ डेज, मंथ्स, वीक्स इन अ ईयर। अगर क्वेश्चन में आपको डेज गिवन है तो आपने 360 या 365 ले लेना है, मंथ्स गिवन है तो 12 ले लेना है, या फिर अगर क्वेश्चन आपको वीक के अकॉर्डिंग गिवन है तो आपने 52 वीक्स ले लेने हैं, क्योंकि साल में 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। आपने देख लेना है जैसे भी आप क्वेश्चन में गिवन होगा। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, कि हम जो गुड्स बनाते हैं तो कितनी उसमें इन्वेस्टमेंट है। बजटेड एनुअल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट से, ठीक है, वो भी हमें गिवन होगी इनटू एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, मंथ्स, वीक्स इन अ ईयर, ठीक है। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, बजटेड यूनिट ऑफ क्रेडिट सेल्स, ठीक है, क्योंकि हम क्रेडिट पे सेल करते हैं डेटर्स को, ठीक है, इनटू कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, ठीक है, या मंथ्स या फिर वीक्स, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। ये और क्या ई पॉइंट है, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट करंट एसेट है, ठीक है, तो हमें इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है वाइल कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो हम पहले से इनकर कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए एक तरह की करंट एसेट है।
उसे भी हमने कंसीडर करना है। अब हमारे पास टर्न आ गई लाइबिलिटीज़ की, करंट लाइबिलिटीज़ की, ट्रेड क्रेडिटर्स। अब ट्रेड क्रेडिटर्स क्या है, इनको लेस करते हैं हम वाइल एस्टिमेटिंग आवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्यों लेस करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेड क्रेडिटर्स है वो हमें अलाउ करते हैं सम क्रेडिट पीरियड, हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंस का एक सोर्स होते हैं जिसके लिए हम उस क्रेडिट पीरियड को एंजॉय कर सकते हैं, और उतनी हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है क्योंकि उतना अमाउंट हमें ये दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ट्रेड क्रेडिटर्स को लेस कर देते हैं। तो इसका अमाउंट भी हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, बजटेड एनुअल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो प्रोडक्शन की यूनिट्स होगी उनको मल्टीप्लाई कर देना है एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि परचेज किसकी करते हैं, रॉ मटेरियल की तो परचेज करते हैं। ठीक है, इनटू एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, मंथ्स, वीक्स इन अ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्रेडिटर्स फॉर वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस। हाँ जी, कहीं ऐसी वेजेस एक्सपेंसेस होते हैं जो अभी अनपेड होती हैं, तो वो पीरियड को भी हम एंजॉय करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेते हैं उसका भी। ठीक है, एज अ तो हम बोल सकते हैं कैसे कैलकुलेट करना है, बजटेड यूनिट्स दिए होंगे जो हमें भी क्वेश्चन में, इनटू लेबर ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इनटू एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, मंथ्स और वीक्स इन अ ईयर। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन में हमें परचेज ऑफ आइटम्स अलग से दिए हुए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, और उनका एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट दे रखा है। ठीक है, एस्टिमेट फॉर द फर्स्ट ईयर दे रखा है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 6 वीक्स का पीरियड दे रखा है। ठीक है, एवरेज होल्डिंग पीरियड जिसे हम बोलते हैं। और यहाँ पर एस्टिमेट फॉर फर्स्ट ईयर 26 लाख। इस तरह से वेजेस का दे रखा है हमारे पास 1.5 वीक्स। ठीक है, 19,50,000। इसी तरह से आगे ओवरहेड्स के दे रखे हैं, रेंट रेट, सैलरी, अदर ओवरहेड, सेल्स दे रखी है कैश पर, क्रेडिट पर। ठीक है, और उनका हमें होल्डिंग पीरियड दे रखा है अलग से, और एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक एंड वर्किंग प्रोसेस दे रखा है 4 लाख का। ठीक है, अमाउंट ऑफ अनड्रॉन प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख का। फॉर द टाइम बिंग हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम कंसिडर करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि ये अमाउंट आगे जाके हमारी इनकम टैक्स में कट जाएगा या डिविडेंड पेड में कट जाएगा, इसलिए हम इसको मोस्टली कंसीडर नहीं करते। अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कंसीडर करना है तो फिर हम लेस कर देंगे। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। तो हमने करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करनी है, तो हमने देखना है कि करंट एसेट्स हमारे पास है क्या। स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस, वो हमें कितना दे रखा है अमाउंट, आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके दिया हुआ है ऑलरेडी 4 लाख। ठीक है, डेटर्स का भी अमाउंट देखो कैसे कितना दे रखा है हमें। सेल्स पर कितना सेल्स है, क्रेडिट सेल्स ही लेनी है ना हमने, तो वो है 60 लाख। और कितने मंथ्स का होल्डिंग पीरियड है 2, और डिवाइड कर देना है 12 से। 2 मंथ्स, यानी कि अगर मंथ्स दे रखा है तो आपने मंथ्स से डिवाइड कर देना है, दैट इज़ 12 मंथ्स। अगर आपको वीक दे रखा है तो आपने वीक से डिवाइड कर देना है, दैट इज़ 52 वीक्स। यानी कि आपने पर डे कॉस्ट निकालनी है, पर डे पर आना है। तो वो आप कैसे आ सकते हो, अगर डेज दे रखे होंगे तो 360 डेज से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अब आप देखो नेक्स्ट आपने डेटर्स की अमाउंट भी निकाल ली 10 लाख, यहाँ आ गया 14 लाख। अब आप देखो करंट लाइबिलिटीज़ कैसे निकालनी है, क्रेडिटर्स का अमाउंट हमारे पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल था 26 लाख, 6/52 क्योंकि 6 वीक्स दे रखे थे हमारे पास क्रेडिट के, 52 से डिवाइड कर दिया। वेजेस आउटस्टैंडिंग 19,50,000। ठीक है, ये देखिए, और इसको हमने 1.5 यानी कि 3/2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 52, ये अमाउंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट रेंट रेट्स आउटस्टैंडिंग 1 लाख दिए हुए हैं, उसको मल्टीप्लाई किया 6 से क्योंकि 6 मंथ्स दिया हुआ है, डिवाइड कर दिया 12 मंथ से, 50,000 आ गया। सेल्स आउटस्टैंडिंग भी निकाल ली हमने, ये भी हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, वो हमारे पास है 8 लाख, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/12 से क्योंकि 1 मंथ का हमारे पास होल्डिंग पीरियड था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 66,667। ठीक है,
अदर आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स हमें दे रखे थे 7,50,000, ठीक है, ये देखिए। और इसका पीरियड हमें दे रखा था 2 मंथ्स का, डिवाइड कर दिया 12 से, यहाँ पर बस आ गया 1,25,000। अब नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे आ गई, जब हमने करंट एसेट्स के अमाउंट को जो हमने कैलकुलेट किया करंट लाइबिलिटीज़ के अमाउंट से माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 8,02,083, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब आपको नेक्स्ट जो मैं इसकी इलस्ट्रेशन वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, ठीक है। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।